जो हम लोगों ने ये मांग उठाना शुरू की थी, उस समय पूरे बुंदेलखंड के इलाके में मात्र 3% सरकारी सिंचाई थी। आज की तारीख में सरकारी जो सिंचाई है वो बढ़ के 27 से 30% के बीच में पहुंच गई है। कि हमको सूखा राहत या बाढ़ राहत नहीं चाहिए, हमको तो मुक्ति चाहिए। बाढ़ से मुक्ति चाहिए, सूखे से मुक्ति चाहिए। और बिल्कुल आज बिल्कुल बिल्कुल। अगर बुंदेलखंड का विकास नहीं हो रहा है तो हाँ। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ की राजनीति बदुआ है, हमारे यहाँ की राजनीति हाँ। गुलाम है। हमारे नेता जो हाँ। है, जो जनप्रति लोग हैं, ये गूंगे लोग हैं, इनमें बोलने का साथ नहीं है। अनुराग भाई, ये स्वाभाविक है, इसलिए कि भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल, वो कमल हम्म। वहां खिलता है जहाँ कीचड़ होता है। तो हम्म। जहां जहां कमल खिलेगा वहां कीचड़ हो जाएगी जनता। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का वो इलाका जो कई सालों से, कई दशकों से पिछड़ेपन का शिकार है, और इसी बुंदेलखंड के विकास को लेकर वायदे तो कई किए गए, लेकिन बुंदेलखंड का पिछड़ापन दूर नहीं हो पाया। बुंदेलखंड में पीने के पानी, सिंचाई के पानी की कमी है। इसके अलावा भी सड़क से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक को लेकर कई काम बाकी हैं। कई सालों पहले यह भी वायदा किया गया था कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाएगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब इसी बुंदेलखंड से एक संयुक्त मोर्चा बनकर तैयार हुआ है, और ये जो मोर्चा है वो बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के दूर करने को लेकर अब अपनी आवाज को दिल्ली तक बुलंद करने की तैयारी में। इसी को लेकर 13 फरवरी को एक बड़ा जो है धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर देने की तैयारी है, और इस धरने में कांग्रेस के साथ आप पार्टी और जो समाजवादी पार्टी से जुड़े कई नेता हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे। कई संगठन इसमें जुड़ने जा रहे हैं, और आखिर कैसे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को लेकर दिल्ली में अब अपनी आवाज को बुलंद किया जा रहा है, इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर भी एक 16 तारीख से यात्रा निकाले जाने की तैयारी है, जो कि ओरछा से निकाली जाएगी, और इस यात्रा के जरिए भी बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया जाएगा। इन तमाम बातों को समझने के लिए, इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ समाजवादी नेता रघु ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बुंदेलखंड से वो आते हैं, और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के मुद्दे को लेकर जो तमाम पार्टी है, संगठन है, उनके बैनर तले दिल्ली में बड़ा आयोजन किया जा रहा है। रघु जी, अब अचानक से क्यों याद आ रही है कि बुंदेलखंड का पिछड़ापन दूर हो और अब दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद की जा रही है? अनुराग भाई, ये अचानक याद नहीं आई है। बुंदेलखंड नागरिक संघर्ष मोर्चा की ये बुनियाद 2010 में डाली गई थी, बल्कि 2009 में। और इसने 3 साल लगातार आंदोलन किया था सागर के विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए। 2010-11 में वो मांग पूरी हुई। उसके बाद हम लोगों ने तय किया था कि यातायात और पानी के सवाल को लेकर हम लोग अपने अभियान को चलाएंगे। तो तब से लेकर लगातार, केवल 2 साल बीच में कोरोना काल के छूटे हैं, वरना लगातार हम लोग कोई ना कोई आंदोलन करते रहे हैं, और जंतर मंतर पर दिल्ली में आके धरना भी देते रहे हैं। हमारी जो मांगे रही हैं वो मांगे एक बुनियादी किस्म की मांगे हैं, और हम लोग विकास के सवालों तक केंद्रित हैं। दरअसल हमारे मोर्चे की जो भूमिका है, वो भूमिका विकास को लेके, सबको लेके साथ में चलने की है, कि हम सबको लेकर के संघर्ष करें। इसलिए हमारी संस्था का जो नाम है वो नाम ही है बुंदेलखंड सर्वदलीय नागरिक विकास मोर्चा। तो इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के जो जिले हैं, 11 जिले, इन सभी के लोग शामिल हैं। हमने 2 हिस्सों में इसको बांटा है। एक हिस्सा है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का है, उसके कन्वीनर हैं, संयोजक हैं डॉक्टर बद्री प्रसाद, जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। और दूसरा हिस्सा जो यूपी वाला है, उसके जो संयोजक हैं वो श्री भूपेंद्र जैन हैं, जो वहाँ के एक दैनिक अखबार जनप्रिय नाम का जो अखबार निकलता है उसके प्रधान संपादक भी हैं, मालिक भी हैं, और एक समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार से हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार इस पिछले करीब करीब 10 सालों से इस मांग को लिए, यहाँ की मांगों को लेकर उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसमें कुछ कुछ सफलताएं भी हमको मिली हैं, पर जितना होना चाहिए तो नहीं मिली। हमने जब विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद अन्य सवालों को लेकर शुरू किया था, तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमने सबसे पहले 2 बातों को लेकर शुरू किया था। एक पानी का सवाल था, सिंचाई का सवाल, और दूसरा सवाल था रेल लाइनों का सवाल। इसलिए किया था कि सिंचाई खेती के लिए सबसे आवश्यक चीज है। जो हम लोगों ने ये मांग उठाना शुरू की थी,
उस समय पूरे बुंदेलखंड के इलाके में मात्र 3% सरकारी सिंचाई थी। आज की तारीख में सरकारी जो सिंचाई है वो बढ़ के 27 से 30% के बीच में पहुंच गई है। तो ये संघर्ष का ही परिणाम है। दूसरा, ये जो अभी भारत सरकार ने कहा है कि हम केन बेतवा योजना को बना रहे हैं, इनको जोड़ने की योजना बना रहे हैं, तो ये भी हम बता दें, सरकार के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये मांग कोई आपने पहली बार नहीं कर रहे हैं, आपने अभी पहली बार इसकी शुरुआत नहीं की है। दरअसल हिंदुस्तान के इतिहास को अगर हम लोग देखें, राजनीतिक इतिहास को, तो नदियों को जोड़ने की सबसे पहली चर्चा या कल्पना ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी, जिन्होंने 1964 में हिंदुस्तान की संसद में सवाल उठाया था कि हिंदुस्तान की जो नदियां हैं, इन नदियों के व्यवस्थापन के या प्रबंधन का ठीक कर नहीं होने के चलते इसके दो दुष्परिणाम होते हैं। लोहिया कहते थे कि हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा है जो सुखाड़ से पीड़ित है और एक बड़ा हिस्सा है जो बाढ़ से पीड़ित है। आज भी जहां जहां नदियों के बड़े इलाके हैं और अगर वहां पानी का प्रबंध नहीं हो पाता है, तो हर साल सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है और बाढ़ में लोग बर्बाद होते हैं। दरअसल कारण ये है कि बाढ़ और सुखाड़ ये अधिकारियों के लिए और नेताओं के राजनीति के लिए एक स्थायी पेट भरने का धंधा हो गया है, क्योंकि इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता है। बाढ़ के राहत के नाम पर आप इतना पैसा लगा दीजिए, सूखे के राहत के नाम पर इतना पैसा लगा दीजिए। हम लोगों ने ये भी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको सूखा राहत या बाढ़ राहत नहीं चाहिए, हमको तो मुक्ति चाहिए। बाढ़ से मुक्ति चाहिए, सूखे से मुक्ति चाहिए। तो इस मांग को लेकर लगातार हम लड़ रहे हैं और अभी कई योजनाएं प्रक्रिया में हैं और बकाया जो है उनको जल्दी पूरा किया जाए, इसको भी हम लोग मांग लगातार उठा रहे हैं। दूसरी बात है, रेलवे का सवाल हमने बताया, तो हम लोगों की मांग के चलते, लड़ाई के चलते, भारत सरकार के रेल मंत्री थी उस समय ममता बनर्जी, उन्होंने 6 रेल लाइनों को स्वीकृत किया था। नंबर 1 ललितपुर से सागर, सागर से छिंदवाड़ा, छतरपुर से सागर, ललितपुर से चंदेरी होकर गुना, झांसी से शिवपुरी होकर श्योपुर और भिंड से महोबा होते बांदा। ये 6 रेल लाइनों को समय स्वीकृत किया गया था। बाद में इनकी सर्वेक्षण हो गया, सर्वे हो गया, उस समय भी इनकी तैयारी पूरी हुई। फिर बम्बई से इनका प्रस्ताव मंजूर भी हो गया और यहाँ तक कि 2014-15 में जब नई सरकार भाजपा वाली की सरकार बनी थी और इसके रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी थे, उन्होंने बाकायदा घोषणा जाकर की थी कि हम इन रेल लाइनों पर काम शुरू करने वाले हैं। परंतु भाजपा सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया और इन रेल लाइनों की सब कुछ होने के आसारी प्रक्रिया होने के बाद भी, स्वीकृति होने के बाद भी इनके लिए पैसा नहीं दिया है। ये भाजपा सरकार ने गड़बड़ी की है और इसलिए हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं। इस साल फिर मांग करने के लिए आए हैं कि जो ये हमारी 6 स्वीकृत रेल लाइनें हैं, इनको सरकार पैसा दे। अब देखिए कि कितनी दुखद बात है, कितनी शर्म की बात है कि भारत सरकार बुलेट ट्रेन के नाम पर बम्बई से अहमदाबाद के बीच में, जहां पर दिन भर में 22-23 गाड़ियों का जोड़ा आना जाना चलता है, जहां से दिन भर में करीब करीब 20 से 30 हवाई जहाज जाते आते हैं, वहां बुलेट ट्रेन से जोड़ने के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है। 80,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, 20% अभी बकाया है और ये पैसा जो खर्च कर रही है भारत सरकार, इसका अधिकांश हिस्सा जापान से कर्जा पर है। तो आप जापान से कर्जे लेकर के एक ऐसी रेल लाइन के ऊपर डालना चाहते हैं जो केवल प्रचार के लिए होगी, इसकी उतनी जरूरत आज नहीं है। और जो बुंदेलखंड का उपेक्षित क्षेत्र है और इस उपेक्षित क्षेत्र के विकास के लिए आप कुछ करने को तैयार नहीं। बुंदेलखंड की उपेक्षा का एक बड़ा कारण ये रहा है कि चूंकि इस अंचल के लोगों ने आजादी के आंदोलन में काफी भाग लिया था, काफी क्रांतिकारी लोग हुए, यहाँ बहुत लोग जेल गए हैं। सारे बुंदेलखंड से लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, लोग लड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद का ठिकाना भी जमाने में झांसी में रहा है, माहौर साहब का ठिकाना झांसी में रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल भी झांसी में रहे हैं और तमाम जो क्रांतिकारी लोग हैं, इनके ठिकाने जो है बुंदेलखंड के इलाकों में रहे हैं। यहाँ के जो सायगढ़ के राजा थे बखत बली शाह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, उनकी संपत्ति जब्त की गई थी, उन्हें जेल में डाला गया था और उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी कि जो राजे महाराजे लोग थे उस जमाने के, तो हिंदू हुए मुसलमान, सबको मिल करके अंग्रेज के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये शुरुआत हुई थी। तो अंग्रेजों ने तो बदला लिया बुंदेलखंड के साथ में कि उन्हें विकास में पीछे डाला, पर हमारे देश की सरकारों ने भी बुंदेलखंड के साथ में अन्याय और अत्याचार का व्यवहार किया है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि इसका एक कारण है कि सरकारें जब झुकती हैं, जब या तो जनता का या जनप्रतिनिधियों का जोरदार दबाव पड़ता है। अब देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर हरी सिंह गौर को, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ
कि दुनिया में क्या कोई दूसरा ऐसा उदाहरण है जो डॉक्टर गौर का है कि जिन्होंने उस जमाने में 2000 करोड़ रुपया जो आज का होता है उसके बराबर उस जमाने का 2 करोड़ रुपया दिया था, और 2 करोड़ रुपया उन्होंने चंदा चंदा नहीं दिया, उन्होंने अपना खुद का पैसा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों के लिए भी कोई पैसा नहीं दिया, और सारी संपत्ति जो उन्होंने कमाई थी उसको जाके उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना में लगाया, और आज इतने विश्वविद्यालय बने हैं। मैं दुख से बड़ी सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने बीएचयू की स्थापना की पर चंदे से की, पर डॉक्टर हरीश सिंह गौर ने 1 रुपया चंदा नहीं लिया। हिंदुस्तान की सरकारों ने भी बीएचयू के सहयोग किया था, परंतु सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकारों का सहयोग तो दूर है, सरकारों का असहयोग था, सरकारों ने असहयोग किया था, और इसलिए भी किया था कि उस जमाने के प्रधानमंत्री चाहते थे कि विश्वविद्यालय सागर में ना खुले, कोई बड़े शहर में खुले जहाँ पर हवाई जहाज जाए, जहाँ पर साधन हो। और डॉक्टर हरीश सिंह ने कहा कि गरीबी को मिटाना है तो शिक्षा सबसे जरूरी है। उस गरीबी को उन्होंने अपने जीवन में भोगा था। उनका परिवार एक गरीब परिवार था। उन्होंने अपने परिवार की गरीबी देखी थी, और उनके मन में था कि हम इस अंचल में विश्वविद्यालय खोलेंगे, यहाँ शिक्षा का केंद्र बनाएंगे, यहाँ की गरीबी को दूर करेंगे, और यहाँ की गरीबी को दूर करके हम लोगों के विकास के आगे के रास्ते पर ले जाएंगे। तो ये जो उन्होंने सपना देखा था, उनको जी। भारत रत्न नहीं दिया। मेजर ध्यानचंद है कि हम्म, हॉकी खिलाड़ी अकेले नहीं थे। उन्होंने हम्म, जर्मनी में हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, हिटलर के मुंह पर। हम्म, उन्होंने कहा था हम्म। कि आप जर्मनी से खेलिए, उन्होंने कहा नहीं, हम भारत की ओर से खेलेंगे, हम राष्ट्र के भक्त आदमी हैं। इनको भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए बनारस गए, तो उन्होंने मदन मोहन मालवीय के लिए चुनाव के लिए भारत रत्न दे दिया, परंतु हमारे बुंदेलखंड की जो प्रतिभाएं हैं, जो सारे राष्ट्र के लिए एक आदर्श हो सकती है। लेकिन अगर लेकिन रघु अगर रघु जी रघु जी रघु जी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए एक विशेष पैकेज जारी किया था। उस विशेष पैकेज स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? उस विशेष पैकेज का नाम असली में क्या था, ये आपको जानकारी है? उसका हम्म, नाम बुंदेलखंड विशेष पैकेज नहीं था, वो था हम्म, बुंदेलखंड के नेताओं का भ्रष्टाचार पैकेज। तो उसका वही होना था। उसमें जो पैसा दिया गया था, उसमें क्या है कि किसी एक विषय को नहीं दिया गया। हमने कांग्रेस के नेताओं से उस समय कहा था कि आप लोग गलती कर रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट पे दे दो, आप सिंचाई के लिए दे दो, के साथ इतना पैसा सिंचाई को दे रहे हैं, तो कुछ तो रिटर्न मिलेगा ना। अब इन्होंने क्या कि पैकेज दिया, उस पैकेज में वो सड़क में भी चला गया, वो पानी में भी चला गया, वो स्कूल में भी चला गया, वो खेल में भी चला गया, वो कोई और काम में भी चला गया, और आज उसका कोई पता नहीं। तो सरकार की नीयत गलत थी, सरकार की नीति गलत थी, और जो जनप्रतिनिधि लोग थे या जो उस जमाने के लोग थे, उन लोगों ने उसका पैसा खाया, और वो पैसा बर्बाद चला गया, उससे कोई लाभ नहीं हो पाया। अब केन बेतवा लिंक परियोजना की बात हो रही है। कई सालों से वो कागजों पे दौड़ती रही। अब बताया जा रहा है कि वो धरातल पर उतरने को तैयार है, लेकिन जो पुनर्वास काम किया जा रहा है उसके लोग विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि केन बेतवा लिंक बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगा और इसमें वाकई में कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, केन बेतवा लिंक के बनने से निस्संदेह बुंदेलखंड के लिए फायदा होगा, परंतु मुझे नहीं लगता है कि सरकार आने वाले 25-30 साल तक कोई ऐसा काम कर पाएगी, इसलिए कि जो बजट की चाहिए वो बजट उतना रख नहीं रहे हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जनता का असंतोष क्यों होता है? इसलिए होता है, किसान की जमीन आप लेते हैं, तो आपको किसान को मुआवजा देना चाहिए। ये बाजार का नियम है कि जब आप कोई माल लेने जाते हैं, तो एक हाथ से माल लेते हो, दूसरे हाथ से पैसा देते हैं, और सरकार जो है ये ऐलान तो कर देती है, पर पैसा देने को तैयार नहीं है, पैसे में देर करती है। तो लोगों का की नाराजगी कोई योजना के प्रति नहीं है। लोगों की नाराजगी ये है कि भाई आप योजना बनाएं, पर हमको पैसा तो हमारा दें, हम इसके बदले में कहीं खेती करेंगे। अब जिनके पास कोई खेती नहीं बची, वो क्या करेंगे? किसान तो कुछ और जानता नहीं और कोई काम नहीं है, तो ये उनकी गलती है। ये भी जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के मूल मुद्दे समझे हम, तो कहां पर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ आपको नजर आता है? देखिए, बुंदेलखंड का तो वैसे सबसे ज्यादा पिछड़ा अगर इलाका हम लोग देखेंगे, तो ये छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना है, और इसके बाद फिर सागर और झांसी ललितपुर है। मैं दो हम्म, कैटेगरी इसको बांट के देखता हूँ। दूसरी हम्म, बात मैं ये कह रहा हूँ अनुराग जी, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ जो बेरोजगारी है, देखिए इस पूरे अंचल में एक और घटना हुई कि आजादी के बाद में इस इलाके में कोई कारखाने या कोई और विकास का काम नहीं हो पाया। हमारे सागर संभाग में और देखिए कि अधिकांशतः बीड़ी के लोगों के कारखाने थे, बीड़ी उद्योगपति का धंधे पानी थे,
और बीड़ी के उद्योग धंधों वाले ने कोई कारखाना आदि वहां आने नहीं दिया। कई बार कुछ कारखाने मंजूर हुए, परंतु उनको सस्ता लेबर चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने वहां पे कोई कारखाना लगने नहीं दिया, क्योंकि राजनीति में उनका प्रभुत्व था। तो आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमने जो रेल लाइन की मांग उठाई है, उस रेल लाइन की मांग के पीछे कई कारण हैं। नंबर एक, हम्म, इससे लाभ हो सकता है। मैं हम्म, बरसों मैंने रेलवे मजदूरों के संगठनों में काम किया है, मैं उसका पदाधिकारी रहा हूँ। मैं रेल मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्षों तक रहा हूँ। मैं रेलवे आंदोलन में 1974 में कई महीने लगातार मीसा में जेल में बंद रहा हूँ, तो मुझे उसका अनुभव है। जब रेल लाइन गिरती है, तो 1 किलोमीटर पक्के रेल लाइन के ऊपर औसतन 20 लोगों को रोजगार मिलता है। और जो अस्थायी रोजगार होते हैं, पानी वाला है, चाय वाला है, ट्रैक्टर वाला है, साइकिल वाला है, सारे जो मिला लीजिए, तो लगभग 200 को रोजगार मिलता है। अब आप कल्पना करिए कि अगर मान लीजिए जो 6 स्वीकृत रेल लाइनें हैं, ये रेल लाइनों का निर्माण का काम हो जाए, तो कम से कम 6 से 7 लाख नौकरी या रोजगार मिलेगा। कुछ को पक्का मिलेगा, कुछ को अस्थायी मिलेगा, पर रोजगार मिलेगा। नंबर एक बात रहेगी। दूसरा, कि जो आज प्रदूषण की समस्या है और तेल की समस्या है, हम लोग तेल विदेश से आयात कर रहे हैं। अब कितना वैश्विक स्तर पे क्या संघर्ष चला हुआ है कि रूस से तेल खरीदो कि वेनेजुएला से तेल खरीदो। हम लोग जो कह रहे हैं कि भाई आज अगर आपको झांसी से लेके और नागपुर जाना हो या छिंदवाड़ा जाना हो, और अगर सीधी रेल लाइन डल जाती है, तो आपके लिए 300 किलोमीटर का रेल का चक्कर कम पड़ जाता है। तो कितना आपका फ्यूल बचेगा साल के अंदर, कितनी जल्दी लोग पहुंचेंगे, कितना धुआं कम होगा। नंबर 3 बात, कि जो शिक्षा के केंद्र हैं, विश्वविद्यालय है, आज विश्वविद्यालय सागर में है, संभाग का एक विश्वविद्यालय सागर में है, एक छतरपुर में है, मान लीजिए एक झांसी में है। अब जो गांव के लोग हैं, खासकर जो बच्चियां हैं, वो पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो वातावरण इस तरह बिगड़ा हुआ है कि कोई भी माता पिता अपनी बच्चियों को अकेले पढ़ने को भेजने के लिए तैयार नहीं है, और हिम्मत नहीं करता, डरता है। दूसरी बात, कि सारे लोग की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शहरों में आके मकान लेके वहां पर रह पाए, अपनी बच्चियों को पढ़ा पाए। तो हजारों की संख्या में बच्चियां, एक तरफ सरकार कहती है कि बच्चियों को पढ़ाओ, और ठीक है। हजारों की संख्या में बच्चियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही हैं, इसलिए साधन नहीं है। पर रेल लाइन अगर लग जाए, तो 20 रुपए के एमएसटी में सारे महीने भर आएंगी और जाएंगी, और पढ़ाई उनकी हो जाएगी। तो रोजगार भी बिल्कुल, मिलेगा, पढ़ाई भी होगी, किसान का बिल्कुल। संबंध बाजार से जुड़ जाएगा, किसान की फसल सीधी दिल्ली आएगी, किसान को फायदा होगा। और व्यापारी के लिए फायदा होगा, कि जब बाजार का तेज चलेगा, तो व्यापारी को फायदा होगा। तो सारे के सारे तबकों को इस लाइन से फायदा हो सकता है। तीर्थ यात्रा को फायदा होगा, पर्यटन को ठीक, फायदा होगा। देखिए, हमने एक बात और उठाई है, ठीक। अनुराग जी, आपको बताऊं, हमने ये हम्म, भी मांग की है कि जो बुंदेलखंड के पर्यटन केंद्र हैं, इनको हम्म, राष्ट्रीय पर्यटन केंद्रों की सूची में रखा जाए। अभी की स्थिति हम्म, ये है, केवल एक खजुराहो को छोड़ के कोई भी पर्यटन केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूची में नहीं है। जबकि आप हम्म। जानते हैं कि बुंदेलखंड में कितने प्रकार के, कितने किले हैं, कितने गढ़े हैं, कितने पहाड़ हैं, कितनी प्राकृतिक चीजें हैं रघु जो हो रघु सकती जी हैं। रघु जी राम पतवन गमन का एक बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड में आता है। आपको लगता है कि एक राम की नगरी होने के कारण भी वहां का उपेक्षा हो रही है, वहां पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिए? देखिए, एक तो यह है कि रामपथ गमन का जो रास्ता है, वो रास्ता एक रास्ता है जो चला जाता है छत्तीसगढ़ तरफ से। पर हम्म, हमारा कहना यह है कि पर्यटन के विकास के लिए आप बुंदेलखंड में पर्यटन पथ बनाइए, हम्म, जिसमें आप शुरू करिए ततिया से, और हम्म, घूमते हुए पूरा चक्का लगा के ले जाइए, और जाके समाप्त करिए लहार पर, भिंड किया गया लहार पर। ये पूरा विदेशर का इलाका है, जिसमें झांसी ठीक है, का और पूरा सारा विदेशर रह जाएगा। और ठीक है, आप इन पर्यटन केंद्रों को उसमें डालिए। अब ठीक है। रामपथ गमन आप बनाएंगे, ये तो आपका बोट के लिए हो गया। तो ये हम्म, रामपथ गमन जो है, ये रामपथ गमन नहीं है, ये राम हम्म, के नाम से बोट ले गमन है। तो ये तो राम के नाम का वोट लेने का तरीका है। इससे विकास हम्म, का मामला नहीं है, ये तो खाली लोग के ठीक, संतोष के साथ में बना दिया, यहाँ से राम जी गए थे। अरे भाई, राम ठीक जी है, गए थे, तो राम जी खेले थे वहां बना दो भैया, राम जी जहाँ तेरे थे वहां बना दो, सजीव पे जहाँ राम जी जहाँ रुके वहां बना दो। पर इससे क्या रोजगार मिल जाएगा, इससे क्या पेट मिल जाएगा? भगवान राम के प्रति सारी श्रद्धा के बाद भी क्या हो जाएगा इससे? तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि भाई रामपथ गमन बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान ठीक है, राम के प्रति सबकी श्रद्धा है। हमारे ठीक तो है, नेता थे डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि हे भारत माता, मुझे राम सी मर्यादा, कृष्ण सी उन्मुक्तता और शिव सी विशालता दो। तो हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं, हम राम को ठीक, बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम तो राम ठीक को है, मानने वाले लोग हैं। तो ठीक है। इसलिए रघु हमें रघु जी बस ये और बता दीजिए कि अब दिल्ली में हम जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं, एक यात्रा भी निकाली जा रही है। अब आगे क्या नजर आने वाला है? क्या यहीं तक सीमित होकर रह जाएगा, या अब आप लोगों ने बुंदेलखंड के विकास को लेकर कोई रोडमैप तैयार कर लिया है, कोई रणनीति तैयार कर ली है, कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है? दरअसल क्या है कि मैं सत्ता का खिलाड़ी नहीं हूँ,
मैं हूँ परिवर्तन का खिलाड़ी। तो मेरे जो अनुभव रहे हैं वो ये अनुभव अभी तक ये हैं कि जो छोटे राज्य बने हैं उनकी वास्तविक स्थिति ठीक नहीं होती है जब तक कि उनकी कोई दिशा साफ ना हो। जब छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था तो जिस दिन राज्य में शपथ हो रही थी उस दिन में वहां जुलूस निकाला था हजारों लोगों को लेके कि जश्न मनाना बंद करो, पानी का प्रबंध करो। अगर सरकार ने वो किया होता कि जश्न मनाने के बाद पानी का प्रबंध किया होता, आज छत्तीसगढ़ कितने आगे जाता। तो बुंदेलखंड राज्य अगर इसलिए खाली बन जाए कि सब कुछ एक राज्य और बन जाए, कोई एक विधानसभा और बन जाए, तो मुख्यमंत्री बन जाए, फिर मंत्री बन जाए, फिर 1500 अफसरान बन जाए और फिर लूट के खाएं, इससे क्या ठीक होने है। वाला है। ठीक है। हम चाहते हैं कि विकास की बात हो। दूसरा, जब ठीक आप है। राज्य की बात करते हैं तो लोग एक तत्काल आपके पीछे शक करते हैं कि आप सत्ता का काम कर रहे हैं। हम ठीक है। चाहते हैं कि अभी लोग पहले लड़ना सीखें और हम्म। लड़ते लड़ते अधिकार पाना सीखें। अगर लड़ते लड़ते अधिकार मिलेंगे तो कोई दिन वो दिन भी आएगा कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, राज्य भी शायद बन सकता है, बन जाए। अभी हम लोग राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो मित्र लोग राज्य के लिए लड़ रहे हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं। अगर वो राज्य ठीक बना है। के विकास कर सकते हैं तो हमें कीजिए विकास, हम उससे प्रसन्न होंगे, हमको उनका सम्मान करेंगे। अगर मान लो उनका राज्य नहीं बन पाए तो हमारे साथ लड़ने ठीक। में साथ दें, हमारे भी साथ आए और हम लोग मिलकर लड़े, ये हमारा कहना है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद रघु ठाकुर जी, आपने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के मुद्दे को उठाया और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से पर्यटन के मानचित्र पर कैसे रेलवे के ज़रिए, कैसे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, कैसे शिक्षा के ज़रिए जो है पूरे इलाके की तस्वीर को बदला जा सकता है। और अब हम आपको बता दें कि बुंदेलखंड का वो इलाका जो मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के भी बड़े एक हिस्से को कवर करता है और ये जो इलाका है वो पिछड़े इलाकों में गिना जाता है और कई जिले इसके आकांक्षी जिलों की सूची में भी डाले गए हैं, लेकिन यहाँ का जो पिछड़ापन है वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा और अब इसी पिछड़ेपन को लेकर दिल्ली में एक मोर्चा बनाकर जो राजनीतिक संगठन है और जो अलग-अलग संगठन है वो मिलकर अपनी आवाज उठाते हुए सुनाई देंगे और 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना देने की भी अनुराग तैयारी है। भाई, एक लाइन में बोल दूं मैं। जी, जी, बोलिए। वो ये मिलना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड में तस्वीर में दो पिछड़ेपन है। हाँ, एक पिछड़ापन तो है विकास का और हाँ। दूसरा पिछड़ापन है राजनीति का। हुँ, सबसे बड़ा संकट ये है, देखिए विकास का संबंध तो है राजनीति के साथ में। हुँ, विकास पिछलग्गू होता है राजनीति का। तो हुँ। बुंदेलखंड के जो नेता हैं ये गूंगे नेता हैं, ये बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, इनमें दम नहीं है। ये प्रधानमंत्री के सामने जाके घुटना टेक हो जाते हैं, ये मुख्यमंत्री के सामने जाके घुटना टेक होता है, बिल्कुल, उनके बिल्कुल, गुण बिल्कुल, गाते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल, आज बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बुंदेलखंड का विकास नहीं हो रहा है तो हाँ, सबसे बड़ा कारण हुँ, है कि हमारे यहाँ की राजनीति बदुआ है, हमारे यहाँ की राजनीति हाँ, गुलाम है। हमारे नेता हाँ। जो है, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये गूंगे लोग हैं, इनमें बोलने का साथ नहीं है, इनकी रीढ़ की बिल्कुल, हड्डी नहीं है। बुंदेलखंड का एक जो बड़ा इलाका है, वहाँ पर जो है बीजेपी का एक तरीके से हम कहें तो गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन जहाँ पर बीजेपी के विधायक हों, जहाँ से बीजेपी के सांसद हो, जहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, जहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो और दिल्ली में यदि बीजेपी की सरकार हो और उसके बावजूद भी बुंदेलखंड का इतना अनुराग भाई ये पिछड़ापन ये स्वभा सबके सामने आया तो अनुराग भाई सवाल ये पैदा क्यों अनुराग भाई ये स्वाभाविक है, इसलिए कि सर भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल। वो कमल हुँ, वहां खिलता है जहाँ कीचड़ होता है। तो हुँ। जहां जहां कमल खिलेगा वहां कीचड़ हो जाएगी जनता। चलिए, बिल्कुल, तो हमने समझने की कोशिश की, रघु ठाकुर जी ने तमाम मुद्दों को रखा और इस पूरे मामले को लेकर बुंदेलखंड से जुड़े इस पूरे खबर को लेकर यदि आपका कोई कोई सुझाव या क कमेंट्स हो, तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।